अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी। पिछले 2 दिन से औरंगाबाद के हर गली, नुक्कड़, चौराहे और ड्राइंग रूम में एक ही बहस चल रही है कि इस मरतबा कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन कितने वोट लेगा। बिलखुसूस सिटिंग MP इम्तियाज़ जलील इन दिनों मौजूए बहस यानी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर कोई अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ है कि इम्तियाज़ जलील कैसे जीत रहे हैं। हमने सोचा कि चलो इस बहस में हम भी शामिल होते हैं और बहसियत सहाफ़ी कोशिश करते हैं कि अंदाज़ा लगाया जाए क्या इम्तियाज़ जलील जीत रहे हैं। जब हमने जायज़ा लिया तो पता चला कि इस मरतबा यानी 2019 के मुकाबले में 2024 में 1 लाख वोट ज़्यादा किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि औरंगाबाद के वोटर्स में अवेयरनेस आया और लोग बड़ी तादाद में घरों से वोट डालने के लिए बाहर निकल पड़े। हमारी टीम जब सुबह सवेरे 13 मई को बूथ का जायज़ा ले रही थी तो देखने में आया कि कई महिलाएं, ख़वातीन, बुर्खापोश ख़वातीन वोटिंग शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी थी। 63% वोट यानी 2019 के मुकाबले में 2024 में 1% वोट का बढ़ जाना किसी भी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला कर सकता है। अगर इम्तियाज़ जलील की बात की जाए तो ऐन मुमकिन है कि इम्तियाज़ जलील की क्वालिफ़िकेशन और उनके कामों को देखते हुए ये 1% वोट उनके हक़ में गया हो। वहीं अगर बीजेपी की राम मंदिर, NRC जैसे मुस्लिम बयानात और उनकी हरकतों से मुमकिन है कि ये 1% वोट बीजेपी यानी शिंदे गठ के हक़ में गया हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए और उन आंकड़ों का जब हमने जायज़ा लिया और अंदाज़ा लगाया कि इस मरतबा मुसलमानों के 95% से ज़ायद वोट इम्तियाज़ जलील ने हासिल किए। औरंगाबाद शहर की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर हम जायज़ा लें तो इसमें 6,53,000 वोट डाले गए, जिसमें से मुसलमानों ने कमोबेश 50% मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज रहा। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किसी एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्रीगेट अगर परसेंटेज निकाला जाए तो मुसलमानों का परसेंटेज 50% के करीब रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 3,25,000 वोट मुसलमानों ने डाले। अगर इन 3,25,000 वोटों में से 25,000 वोट दिगर उम्मीदवारों में डिवाइड कर भी दिए जाए तो 3 लाख वोट इम्तियाज़ जलील के हक़ में गिरते नज़र आते हैं। अगर हम ग्रामीण यानी रूरल की बात करें तो यहाँ पर भी कमोबेश 6,45,000 अफराद ने वोट किए। फ़र्ज़ करें कि इन वोटों में से सिर्फ 25% मुस्लिम वोटर्स ने MIM के हक़ में वोट दिया। इसका मतलब यह है कि 1.5 लाख वोट इम्तियाज़ जलील के हक़ में रूरल से भी डाले गए, जो जुमला 4.5 लाख वोटों तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 4.5 लाख मुस्लिम वोटों में इम्तियाज़ जलील जीत पाएंगे? तो जवाब है नहीं। फिर अब यहाँ आते हैं दिगर समाज के वोट बैंक की तरफ। पिछले 5 सालों में इम्तियाज़ जलील का दिगर समाज के साथ लगाव और उस समाज के लोगों का इम्तियाज़ जलील से मोहब्बत व इज़्ज़त का इजहार देखते हुए ये बात समझ में आती है कि इस मरतबा मुसलमानों के अलावा दिगर समाज के लोग भी इम्तियाज़ जलील के हक़ में वोट ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर से नौजवान तबका जो अपने रोज़गार को लेकर परेशान है, जो चाहता है कि शहर के अंदर रोज़गार के मौक़े आए, अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो वो इम्तियाज़ जलील को प्रेफरेंस देगा, इसलिए कि इम्तियाज़ जलील एक क्वालिफाइड और तालीमी याफ्ता मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रह चुके हैं। जो लोग ये बात बता रहे हैं कि इस मरतबा इम्तियाज़ जलील जीत जाएंगे और उन्हें पूरा यकीन है, उनके इस यकीन को कहीं ना कहीं इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि पिछले साल यानी 2019 में हर्षवर्धन जो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े थे, उन्होंने 2,85,000 वोट लिया था। इस मरतबा संदीपान भूमरे जो एक शिंदे गठ के उम्मीदवार है और उनके साथ कई सारे MLAs, कई सारे बीजेपी का पूरा केडर, खुद शिंदे गठ का अपना केडर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी तादाद में वोट हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रकांत खैरे थे, तो चंद्रकांत खैरे की छवि को हिंदू वोट बैंक में डैमेज करने के लिए शिंदे गठ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरीके से अगर ओवरऑल जायज़ा लिया जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक इन दोनों की रस्साकशी में, इन दोनों की जंग में कंफ्यूज नज़र आया। वो वोट करने से पहले ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि वो किसे वोट दे, उसका वोट कहीं ज़ाय ना चला जाए, इस सोच के साथ वो कंफ्यूज था। इस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों का वन साइड पूरा वोट, साथ ही साथ दूसरे समाजों का इम्तियाज़ जलील की छवि, उनकी शख्सियत को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए किए गए वोट की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जीत इम्तियाज़ जलील की होगी। ये सिर्फ हमारा अंदाज़ा है, नतीजा तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। ये जो शॉर्ट अपडेट हमने आपके सामने पेश किया है, ये अंदाज़ा है, ये लोगों के एहसासात है, लोगों के अपने कैलकुलेशंस है। असल हकीकत तो 4 जून को पता चलेगी। ऐसे ही बेबाक रिपोर्टिंग को प्रमोट करने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
اور اپنے کاروبار کے ایڈورٹائزمنٹ دے کر ہماری پترکاریتا کو مضبوطی بخشے. شکریہ.